नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है व्योम की पाठशाला चैनल पर, जहां आपको डेली नए नए अपडेट्स मिलते रहते हैं। नई स्किल्स, नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, किस तरीके से आप अपनी लाइफ को अपग्रेड कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं, क्या नए नए स्टार्टअप आइडियाज़ हैं, क्या इनोवेशंस हैं नए, जिनके थ्रू आप जा सकते हैं आगे अपना फ्यूचर बिल्ड कर सकते हैं। जैसे कि हमारी सीरीज चल रही थी द अपग्रेड शो, हमारा पॉडकास्ट, उसमें आज हमारे साथ कपिल पाराशर जी हैं। तो हमने पहले एनालाइज किया जो हमारे पास Q&A सेशंस आए, जिनके अंदर हमें सबसे ज़्यादा फेमस क्वेश्चन जो मुझे दिखा कि कपिल जी, लोग ये जानना चाहते हैं कि आपने अपनी स्टार्टअप जर्नी स्टार्ट कैसे की। धन्यवाद व्योम की पाठशाला का। और ये जो हमारा नया पॉडकास्ट है, इसमें जो आपने सब प्रश्न किया और मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस खुद मालूम हुए लास्ट के 2 पॉडकास्ट से। बहुत सक्सेसफुल पॉडकास्ट थे और मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए ऑफलाइन ऑनलाइन। और ये क्वेश्चन सबसे मेन था कि आपने कैसे जर्नी स्टार्ट की, आपको क्या क्या हर्डल्स आई, और एक आम इंसान को, चाहे वो जॉब करे चाहे स्टार्टअप करे, एक करियर अपॉर्चुनिटी कैसे चुनता है, खुद चुनता है कि करियर अपॉर्चुनिटी लेके आता है। तो ये सारी चीज़ों के आप जो प्रश्न हैं मैं कोशिश करूंगा कि दे पाऊँ। 2003 में, जैसे मैंने लास्ट पॉडकास्ट में बताया था, कि 2003 के अंदर हमने भारत सरकार के लिए डिजिटलाइजेशन फेज में काम किया। और आज आप डिजिटलाइजेशन की तरफ देख रहे हैं, चाहे वो गांव का किसान है, व्यापारी है, मेडिकल क्षेत्र है, कोई भी क्षेत्र है, विदाउट डिजिटलाइजेशन काम चल ही नहीं सकता है। चाहे आधार कार्ड हो, चाहे कुछ भी हो, आपको डिजिटलाइजेशन, डिजिटल इंडिया पे काम करना है। और यदि भारत को विकसित होना है, आज जो मुहिम चली है विकसित भारत की, यदि वो पूर्ण होगी तो डिजिटलाइजेशन से ही पूर्ण होगी। जैसे टेलीफोन ने सभी लोगों के जीवन को अपग्रेड कर दिया बिना कुछ करे। उसके बाद रेवोल्यूशन आया बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर डिजिटलाइजेशन का, जिससे बहुत सारी जॉब्स क्रिएट हुई, करोड़ों में जॉब्स क्रिएट हुई। और आने वाले टाइम में फिर से करोड़ों में जॉब क्रिएट होने वाली हैं। किसमें होंगी? इन करोड़ जितनी जॉब्स होंगी वो भी डिजिटलाइजेशन में ही होंगी। तो हमने जब अपनी जर्नी स्टार्ट की तो 2003 से एज ए करियर हमने स्टार्ट किया ब्रॉडकास्टिंग फील्ड के अंदर जॉब की सबसे पहले। उसके बाद हमें डिजिटलाइजेशन करना है, इसके लिए भारत सरकार ने पूरे भारत से 2 ऑडिटर्स नियुक्त किए, जिनमें से एक मैं था, और हमारी लोकसभा में पारित हुई जो रिपोर्ट थी। इसके बाद हमें पूरे भारत से पता लगा कि किन किन फील्ड्स के अंदर आने वाले समय में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो हमने देखा आने वाला टाइम था IoT का और मशीन टू मशीन का। तो मशीन टू मशीन और IoT में भी इंटरऑपरेबल सर्विसेज। तो ये 3 चीज़ों पे हमने फोकस किया और हमने फील्ड चुना हेल्थ केयर, स्किल, ये 2 फील्ड चुना। और जब हमने स्टार्टिंग की तो रिव्यूज़ बहुत अच्छे आए, हम इस फील्ड के अंदर एंट्री कर गए। और जब एंट्री की तो आप बिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि जॉब मैंने छोड़ चुका था और उसका फिर मैंने मार्केट एनालिटिक्स किया, उसके बाद पूरा मार्केट सर्वे किया। इसमें मेरा बहुत कुछ पैसा खर्च हो गया। 2017 की बात थी, उस टाइम गवर्नमेंट ने स्टार्टअप इंडिया मुहिम को लॉन्च किया था, तो फंड्स भी आसानी से अवेलेबल नहीं थे। और उस टाइम हमारे फंड्स खत्म होते होते 1000 रुपये पे आ गए। तो हमारी जर्नी स्टार्ट होती है 1000 रुपीज़ से। और जब 1000 रुपीज़ बैठे हमारे, क्योंकि घर का भी एक खर्च था, मेरी एक फैमिली थी, पूरा उसका खर्च था, और जॉब तो मैं छोड़ चुका था, गवर्नमेंट की भी और प्राइवेट की भी। तो स्टार्टअप का एक जुनून था तो करना था। तो मुझे लगा कि अब क्या करें, तो मार्केट सर्वे हो चुका था और लॉन्च करने के नाम पे मुझ पे 1000 रुपये थे। और स्टार्टअप इंडिया पे आप बिलीव नहीं करेंगे, उन दिनों हमने बहुत कोशिश की। हल्ला था कि इंक्यूबेशन मिल जाएगा। इंक्यूबेशन के लिए हमने ट्राई किया, हमें इंक्यूबेशन भी BHU के अंदर मिला, इंक्यूबेशन मिला। इसके बाद हमने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हमारा सिलेक्शन हुआ। वहाँ हमने 15 दिन की ट्रेनिंग की एंटरप्रेन्योरशिप को लेके। तो अब तो हमें पक्का विश्वास हो गया था कि हमें कुछ सीड फंड या फंडिंग होगी। आप बिलीव नहीं करेंगे कि हमें 2 साल तक कोई फंडिंग नहीं मिली। 1000 रुपये के अंदर अब आपको 2 साल तक सर्वाइव करना था, तो कैसे कर सकते हैं? और ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था जो आज भी स्टार्टअप्स के, अब नहीं आता है सामने लेकिन उस समय आता है। लेकिन आज भी लोग स्टार्ट कर रहे हैं, उनको क्या परेशानी आती है। जब आपको एक्सपोजर इतना अच्छा मिला, BHU के अंदर आपको इंक्यूबेशन मिला, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आप सेलेक्ट हुए, और हमारे पास जो रिपोर्ट आई कि वी आर सेलेक्टेड एट द टॉप मोस्ट स्टार्टअप्स इन इंडिया एट 2017, जब हमने ट्रेनिंग की बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 15 दिन की। और जब हम वापसी हुई तो जेब में तो, क्योंकि जब तो उन्होंने अपने बेसिस पे बुलाया था,
लेकिन जब हम बॉम्बे से आए तो वो 1000 रुपये भी खर्च हो गए थे। अब हमें ढूंढना था एक स्टार्टअप के लिए, वहां से शुरू होती है, क्योंकि अब आपको मेंटोर्स भी इतने नहीं थे उस समय स्टार्टअप इंडिया में, कोचेस भी नहीं थे, मेंटोर्स भी नहीं थे, सुविधाएं भी नहीं थी, सीड फंड स्कीम भी नहीं थी उस टाइम, और कोई फंडिंग स्कीम्स नहीं थी। और हमने ईडीपी करानी तो पीएमईजीपी के लिए लोगों ने बताया, हमने उसमें अप्लाई किया। आप बिलीव नहीं करेंगे, उन दिनों पीएमईजीपी भी आसानी से नहीं मिलता था, वो पीएमईजीपी भी आसानी से नहीं मिला। तो फिर क्या करते, तो घर वालों ने सबने प्रेशर किया कि यदि आपको 2 लाख रुपए या 1 लाख से ऊपर की जॉब उस टाइम पे छोड़ रहे हैं आप, 2 लाख पर मंथ की, तो आपको सोचना चाहिए था। और आपने सारा कुछ मार्केट सर्वे और मशीन्स मंगाने में, हेल्थ केयर आईओटी डिवाइसेस को डेवलप करने में लगा दिया पैसा। अब घर का खर्च कैसे चलेगा? और ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था हम सब लोगों के लिए। तो मुझे क्विट करने के लिए बोला गया और मुझसे बोला गया कि आप जॉब कीजिए। और मुझे लगता था यदि कुछ इतना करने के बाद जॉब शुरू करते हैं तो ये जो मेरा एक सपना है ये यहीं रुक जाएगा। फिर मैंने इंक्यूबेशन सेंटर्स की तरफ किया और उन दिनों पता लगा कि यूपी गवर्नमेंट ने मार्केटिंग असिस्टेंस पॉलिसी निकाली है। मेरा उसमें सिलेक्शन हो ही जाना था, हो गया। और मुझे फर्स्ट जो इंक्यूबेशन की सपोर्ट थी वो मार्केटिंग की तरफ से, यूपी गवर्नमेंट की तरफ से मिली, और वो बहुत छोटी सी रकम थी, 1.5 लाख की। 1.5 लाख का मुझे फर्स्ट फंडिंग हुई। लेकिन उस फंडिंग से मैंने अपना एक सेटअप डाला और हमने अपने कस्टमर्स बेस को बढ़ाना शुरू किया, क्योंकि अब अर्निंग करना था स्किल के थ्रू भी, और जो हेल्थ केयर के अंदर डिवाइसेस थी और इसमें था। अब मैंने देखा कि ठीक है, सीड फंड इन दोनों लॉन्च नहीं हुआ था, और जब लॉन्च हुआ तो पता लगी कि जो उसकी एज थी स्टार्टअप की वो 2 ईयर थी, और हमारे स्टार्टअप की एज 3 ईयर हो गई थी। 3 ईयर नहीं, 2.1 ईयर। मतलब हम केवल 1 महीने की वजह से पीछे रह गए और हमको सीड फंड। अब क्या करना था? तो फिर क्विट करना था, क्योंकि आपको 1.5 लाख रुपए में क्या होगा? आपने तो मार्केटिंग के नाम पे खर्च कर दिए, वो इतना कुछ किया हमने, कस्टमर पर्सोना तैयार किया, सारा कुछ किया। अब हमें लगता था कि अब तो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हमने कस्टमर पे ध्यान दिया, कस्टमर ओरिएंटेड हमने अपनी इंडस्ट्री को रखा, चाहे स्किल डेवलपमेंट हो चाहे वो हेल्थ केयर हो। अब हमने ट्राई किया कि यदि इंडिया से नहीं मिल रहा है तो ये मैं बच्चों को बहुत अच्छी सलाह दूंगा कि आप ना कभी भी कुछ 4-5 जगह के मैं नाम ले रहा हूँ, इन जगह यही कहानी आप चाहे रिलायंस के धीरू भाई अंबानी की हो या अदर स्टार्टअप्स की हो, आप हमेशा गैदरिंग में जाइए। कौन सी गैदरिंग में जाइए? जो आपके फील्ड की हो। फिर मैंने जो मार्केटिंग का मिला था उस फंड में से मैंने कुछ फंड यूटिलाइज किया, चाहे फिक्की हो, सीआईआई हो, या जितनी भी इंटरनेशनल और नेशनल जितने भी फेयर्स हों उसमें मैंने जाना शुरू किया, आईओटी और उसके अंदर। तब मैंने फर्स्ट टाइम आईओटी फेयर के अंदर, जिसका उद्घाटन मनोज सिन्हा जी ने किया था भारत में प्रगति मैदान में, हमने व्योम का अपना स्टॉल लगाया आईओटी एक्सपो के अंदर। वहाँ से हमें एक एक्सपोजर मिला, हमें नई कुछ लीड्स मिली, लेकिन फंड्स तो फिर नहीं मिला। अब फंड्स नहीं मिले और हम कस्टमर को सर्विस देने जा रहे हैं और स्टार्टिंग फेज है, तो फिर हमें प्रॉब्लम आई फंड्स की। तब मैंने इंटरनेशनल फेयर्स की तरफ करा, क्योंकि उस टाइम इंडिया पे फंड जो था, जो सीड फंड था, उससे हम निकल गए 1 मंथ के कारण, बाकी कोई फंडिंग अवेलेबल नहीं थी। तो फिर हमने फॉरेन इंटरनेशनल फेयर में गया और वहाँ मुझे एक कंपनी मिली, मैंने सोचा जॉइंट वेंचर में काम करते हैं। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, केवल मैं जो बच्चे कहते हैं ना कि ये इन्वेस्टर्स पिच की तैयारी कराते हैं लोग और उसमें लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। अभी मुझे कुछ बच्चे मिले जिन्होंने 2-2, 3-3 लाख रुपए सिर्फ इन्वेस्टर पिचिंग पे खर्च कर दिए, कि पिच कैसा बनाना है, उसकी ट्रेनिंग कैसे करनी है। आप बिलीव नहीं करेंगे, यदि आपको एक स्टोरी टेलिंग आती है अपनी केवल 2 मिनट की। मुझे जो फंडिंग, इंटरनेशनल फंडिंग हुई, वो मुझे केवल 1 मिनट की पिचिंग पे हुई। और वो पिचिंग कहाँ थी? मैं इंटरनेशनल फेयर में गया, वहाँ मैं एक व्यक्ति से मिला, नाम नहीं लूँगा उस कंपनी का यहाँ, और उनकी बहुत बड़ी कंपनी थी जो केवल टेक्नोलॉजी पे काम करनी थी। मैंने उनको पिच किया और उनको मार्केट बताया, एंड दे हैव फंडेड मी। उस टाइम पे उन्होंने मुझे 10 लाख रुपीस की फंडिंग की। और ये पिचिंग कितने टाइम की थी? केवल 2 मिनट्स, केवल 2 मिनट की पिचिंग पे। तो ये मैं जब बच्चों को मेंटोर करता हूँ तो उनको बताता हूँ, आपको जो स्टोरी बनानी है वो रियल बनानी है। बच्चे कहाँ मात खाते हैं, इंक्यूबेशन सेंटर्स कहाँ फेल होते हैं, स्टार्टअप्स कहाँ फेल होते हैं, कि वो सब कुछ बनाई हुई चीज़ें बनाते हैं। आजकल बच्चे प्रोजेक्ट रिपोर्ट एआई से बना रहे होते हैं, डीपीआर एआई से बना रहे होते हैं, वीडियोज एआई से बना रहे होते हैं, चैट जीपीटी यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन आप बिलीव करिएगा, एक इन्वेस्टर हो या फंड रेजिंग हो,
वो आपने जो काम किया है और जो आपने खुद जिया है अपने स्टार्टअप को। स्टार्टअप इज़ ए बेबी, जैसे आपने उसको ग्रो किया है, यदि आप उसकी स्टोरी बना देते हैं और आप इन्वेस्टर्स को बताते हैं तो आपको वो पिच कर गई, वो मेरी पिच होगी। लेकिन फिर एक हुई कि उस फंडिंग से हमने एक्सपेंड तो कर गए, लेकिन सस्टेन करना मुश्किल था क्योंकि फंडिंग फिर जरूर थी, क्योंकि इट्स एन IoT बेस्ड डिवाइसेस जिनको हम यूज़ कर रहे थे उस समय महंगी भी थी और सैलरीज का इशू आने लगा। फिर लगा कि अब कैसे सस्टेन होंगे, गवर्नमेंट से फिर कोई सपोर्ट नहीं था उन दिनों से आज तक, और वही जो 1.5 लाख की फंडिंग थी, फिर एक 1.5 लाख की फंडिंग आई, लेकिन 1.5 लाख में फिर कोई सपोर्ट नहीं उसके आगे। तो फिर मुझे लगा कि अब तो इंटरनेशनल जो हमारे इन्वेस्टर्स थे उनको भी लगा कि भाई 10 लाख, और फिर कोरोना आ गया साहब, कोरोना बीच में आया, एंट्री करी तो फिर एक प्रॉब्लम आई, इश्यूज आए सारे। फॉरेन की फंडिंग भी केवल 10 लाख पे स्टॉप हो गई, केवल 1.5 लाख की फंडिंग मिली। तो उस टाइम पे हमने सोचा कि क्यों ना स्किल डेवलपमेंट में ऑनलाइन शुरू करा जाए, और हमने उन दिनों ऑनलाइन BPO का कॉन्सेप्ट शुरू किया, जो हमने बिहार से शुरू किया। बिहार के कुछ बच्चियां BHU के अंदर PhD कर रही थी, कोरोना में BHU बंद हो गया, वो बच्चियां PhD करने वाली अपने बिहार में चली गई। उन्हीं के बिहार में PhD स्टूडेंट्स को हमने एक BPO खुलवाया, उसके साथ हमने कुछ टाई अप किया और वहाँ से कुछ अर्निंग की। वहाँ से अर्निंग करने के बाद फिर हम हेल्थ इंडस्ट्रीज में भी इंट्रोड्यूस किया। उस टाइम मेरे पास 55 करोड़ का ऑर्डर था, मेरे पास ऑर्डर था, लेकिन हम उसको डिलीवर नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास फंडिंग इश्यूज थे। यही फिर जब मुझे लगा नहीं कर पाएंगे, तो यही मैंने अपने आइडिया मैंने अपने एक फ्रेंड को दिया, एंड ही हैज़ अर्न मोर देन 100 करोड़ रुपीस एट दैट टाइम। उसका प्रूफ भी है, आज भी है, वो लोग आप मिल सकते हैं उनसे पॉडकास्ट में, मैं सोचूंगा आगे उनको भी लाएं। तो चीज़ें इतनी आसान नहीं होती थी उस समय, आज बहुत आसान हो गई हैं। और ये मैं बोलूँगा कि जो कुछ कमियां रह जाती हैं, कि सबसे पहले कमी होती है कि इंक्यूबेशन सेंटर्स, जो मैं उस समय भी कहता था और आज भी कहता हूँ, इंक्यूबेशन सेंटर में आप जाइए, वो ऐसे लगेगा जैसे टेक्नोलॉजी बनाने वाला कोई बंदा है। इंक्यूबेशन सेंटर का होता है कि आप यदि एंटर करें तो आपको एंट्री गेट से पता लग जाना चाहिए, वहाँ स्कीम्स के बोर्ड्स लगे हों सारे, वहाँ एक असिस्टेंट बैठा हो जो कम से कम ये बता सके कि आपने हमारे यहाँ एनरोल कर लिया है, ये स्कीम आपके पास है, ये स्कीम्स आपके लिए हैं, और इनमें अप्लाई भी वो करे और वो आगे चला जाए। लेकिन उस समय नहीं था। अब धीरे धीरे कुछ इंक्यूबेशन सेंटर्स में जहाँ मैं गया हूँ एज ए मेंटोर, वहाँ ये चीज़ें शुरू हुई हैं। आज की डेट में मुझे लोग IITs मुझे इनवाइट करती हैं जो मेंटोर्स, IIM करते हैं, IITs करती हैं, यूनिवर्सिटीज़ करती हैं। लाखों से ज़्यादा गैदरिंग को जब हम लोग कैटर करते हैं तो पता लगता है कि जो चीज़ें ग्राउंड में हैं वो पता नहीं है, और उसका एक रीज़न है कि सबसे पहले जो ट्रेनिंग्स होनी चाहिए वो इंक्यूबेशन सेंटर की होनी चाहिए। लेकिन आज मैं धन्यवाद दूंगा कि जो नए स्टार्टअप्स हैं उनके लिए ये इश्यूज नहीं है, लेकिन जो पुराने स्टार्टअप्स थे उन्होंने बहुत कुछ, एक लंबी जर्नी मैं को किया है। तो मैं तो यही बोलूँगा स्टार्टअप से कि 3 गलतियाँ मत कीजिएगा। नंबर 1, विदाउट 5 ईयर प्लान। और इस 5 ईयर प्लान में भी जो हम गलती करते हैं, हम प्लान बनाते हैं केवल टेक्नोलॉजी बेस्ड, नहीं, 5 ईयर टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लान, 5 ईयर फंडिंग प्लान जब तक ना बना ले तब तक एंटरप्रेन्योर की जर्नी पे ना जाएं। और तीसरा है आपके मेंटोर्स और कोचेस, जब तक ये 3 चीज़ आपके पास ना हो प्लीज़ आप एंटर मत कीजिए, और जब तक ये चीज़ें आपके अंदर हो जाएं तो आप एंटर कीजिए। यदि आप इनोवेशन बहुत अच्छा किया है तो पेटेंट लीजिए और उसको सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट। आपकी जर्नी सुन के बहुत अच्छा लगा। मेरा अगला क्वेश्चन ये है, जो नए स्टार्टअप्स आते हैं उनके लिए क्या क्या फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं अभी? कौन कौन से ऐसे इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं जो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं? जिस प्रकार से आपने बताया कि स्कीम्स आपको बताई जाती हैं, आपको ये बताया जाता है कि कौन सी स्कीम आपके लिए एप्लीकेबल है, और उसके लिए अंदर आपको अप्लाई करने में भी आपकी सपोर्ट की है। फंडिंग सपोर्ट, मार्केट एक्सेस, और ये सारी चीज़ें हम जो नए स्टार्टअप्स हैं वो कैसे ले सकते हैं, और इसके लिए अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें क्या क्या प्रोसेसेस फॉलो करने चाहिए, आप बताइए। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, और इसमें मैं एक ही शब्द कहना चाहूँगा, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप स्टार्टअप कर रहे हैं, आपको एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको EDP प्रोग्राम कह रहे हैं, व्योम की पाठशाला इसको ऑनलाइन और ऑफलाइन कराता है, सरकार भी कराती है, लेकिन व्योम की पाठशाला में मुझे एक चीज़ अच्छा लगा कि इनके ना लाइव एग्जाम्पल्स होते हैं सारे। इसके अंदर एक डिजाइन थिंकिंग लैब है
जहां आके आपको पूरा एआई इनेबल्ड सिस्टम कर दिया गया है, आपको पूरी स्कीम्स बता दी जाती हैं। तो आज की डेट में एआई का भी यूज़ कर रहे हैं और सभी बच्चों को पहले ईडीपी करना चाहिए। चाहे जॉब भी आप करना चाहते हैं तो जॉब भी यदि आपको करना है तो आपको प्लान हो ये भी होना चाहिए यदि आफ्टर 10 ईयर्स मेरी जॉब में कुछ प्रॉब्लम आती है तो मैं अपना स्टार्टअप कर सकूं। और यदि आप स्टार्टअप नहीं चला पा रहे हैं तो फिर आपके लिए क्या नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये दो क्वेश्चन आपके सामने रहते हैं। इन दो क्वेश्चंस का जवाब हम अगले पॉडकास्ट में करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा एक इश्यू है आगे आने वाले समय का। लेकिन जो आपने पूछा कि नई स्कीम्स क्या हैं, तो मैं सबसे बोलूँगा हर स्टेट के लिए स्टेट स्कीम्स हैं और एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स पे आप इन्वेस्ट इंडिया और स्टार्टअप इंडिया पे जाइए, वहाँ से आप सारी स्कीम्स देख सकते हैं। सबसे पहले आप अपनी प्राइवेट लिमिटेड या एलएलपी कंपनीज रजिस्टर कीजिए, आप अपना आईडीए पे ही रजिस्टर कीजिए। उसके बाद आप देखिए वैलिडेट कीजिए आइडिया को। वैलिडेशन के लिए आपको सर्वे करना पड़ेगा और कम से कम 50 कस्टमर्स का कस्टमर पर्सोना बनाना पड़ेगा। यदि आप सक्सेसफुल होते हैं तब आप प्राइवेट लिमिटेड पे या एलएलपी पे जाइए और अपनी फर्म को स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराइए। वहाँ से आपको एक स्टार्टअप इंडिया का सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। इसके बाद जिस स्टेट में है आप उस स्टेट में भी रजिस्ट्रेशन कराइए, वहाँ का भी एक सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए कि सीड फंड स्कीम है, तो सीड फंड स्कीम्स में आपको इंक्यूबेशन सेंटर्स वो स्टार्टअप इंडिया में मिल जाते हैं। जो नियर बाई इंक्यूबेशन सेंटर हो आप वहाँ जाइए। यदि वो कहते हैं कि हमारी सीट्स फुल हैं और हम नहीं ले सकते हैं तो आप अदर पे जाइए, आप कहीं भी इंक्यूबेशन ले सकते हैं। इसके अंदर कैटेगराइज्ड हैं, यदि आप एग्रीकल्चर में हैं तो बहुत सारे अलग इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, यदि आप टेक्नो फील्ड में है, इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में है, आईटी फील्ड में है तो बहुत हैं। एसटीपीआई मैं बोलूँगा जो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के लिए है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया है, आईआईटीज हैं, जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर इंक्यूबेशन सेल्स हैं। एग्रीकल्चर के लिए नाबार्ड है, निस्बड है और एनएसडीसी ने निस्बड को भी इंक्यूबेशन सेंटर भी चलाने का लिए बोल दिया, तो इंक्यूबेशन कर रहे हैं वो लोगों का। तो आप जिस फील्ड में होंगे उसमें आप इंक्यूबेशन मिल जाएगा, तो आप निस्बड के थ्रू ही भी ईडीपी कर सकते हैं। व्योम की पाठशाला में आते हैं तो इन सभी संस्थान से व्योम की पाठशाला आपको जोड़ देती है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये हो जाती है कि जब आप इंक्यूबेशन सेल से जुड़ जाते हैं और आपको एक मेंटोर मिल जाता है, मेन चीज़ है फंडिंग गाइडेंस और नेक्स्ट 5 ईयर की फंडिंग गाइडलाइंस। फंडिंग जो बिजनेस प्लान है वो आप बना के अप्रूव कराइए। हमारे व्योम के पाठशाला के अंदर जो मेंटोर्स हैं वो ये काम करते हैं, वो आपको कर सकते हैं कि जितना भी मेंटरिंग पार्ट है फंडिंग का वो आपको बता सकते हैं नेक्स्ट 5 ईयर का जो आपने प्लान बनाया है, कितनी उसके अंदर लूप होल्स हैं, कितना सक्सेस हो सकते हैं आप। क्योंकि जो सेम सिमिलर इंडस्ट्रीज में अवेलेबल हैं उन्होंने के क्या अप एंड डाउन्स गए थे, क्योंकि आपको स्मार्ट वर्क करना है। अब आपको खुद गलती नहीं करनी है, अब आप जो पहले से स्टार्टअप गलतियां कर चुके हैं उनसे सीखिए और आगे बढ़ जाइए। तो कैसे जहां जहां उनको फंडिंग में प्रॉब्लम आई थी वो आपको बॉटल नेक्स हटानी है, वहां से आपको आगे बढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। और यदि आपको जॉब करनी है तब भी आपको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए तैयार रहना होगा, और यदि आप एंटरप्रेन्योरशिप में हैं तब भी आपको रखना होगा कि यदि एंटरप्रेन्योरशिप मेरा नहीं चला तो हो सकता है वॉर हो गई और भी बहुत सारे कोरोना जैसा कुछ पीरियड आ गया, तब हम किस अपने इसी चीज़ को किस वे में, जैसे ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती थी, कोरोना ने ऑनलाइन क्लासेस दे दी, जो उसमें शिफ्ट हो गए, जो उसमें अपग्रेड हो गए वो चल रहे हैं आज, जो उस समय अपग्रेड नहीं हुए वो शायद कोरोना में चले गए। तो आपको हर समय अपग्रेड रहना है, चाहे जॉब में है चाहे आप स्टार्टअप इंडिया फंडिंग स्कीम है। एक पीएमईजीपी स्कीम है जो 8th क्लास पास से अधिक के बच्चों ले सकते हैं यदि अपना एंटरप्रेन्योर कर रहे हैं, चाहे वो गांव के हैं शहर के हैं। ये बहुत अच्छी स्कीम है, इसके अंदर सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ईडीपी कोर्स जरूरी है। और ईडीपी पे मैं बहुत जोर देकर कहता हूँ बार बार कि जब भी आप कोई काम शुरू कीजिए ईडीपी शुरू कीजिए। और हर इंक्यूबेशन सेंटर को और स्टार्टअप इंडिया को भी विदाउट ईडीपी किसी भी स्टार्टअप को एंटरटेन नहीं करना चाहिए। ये मेरा सुझाव है। बच्चों के लिए मुझे ये कहना होगा, या जो अभी अपना जॉब कर रहे हैं, कि वो भी ईडीपी ट्रेनिंग्स करें कि जॉब के अंदर कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, और यदि अपना काम शुरू करना हो जॉब के साथ साथ पैरेलल तो कैसे कर सकते हैं, जिससे जॉब भी सिक्योर कर लें, अपना काम भी सिक्योर कर लें कि जॉब ना रहे, तो आगे काम कैसे कर सकते हैं। बहुत अच्छा आपने बताया। और व्योम की पाठशाला भी ईडीपी ट्रेनिंग्स चलाता है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। इवन कुछ प्रोग्राम्स अभी हम सोच रहे हैं यूट्यूब पे भी हम डालेंगे। और इसी बीच मैं आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा
कि आपको क्या लगता है कि इस टाइम मार्केट की नीड क्या है। और क्योंकि स्टार्टअप्स जो एस्टेब्लिश होते हैं या जो आइडियाज बनते हैं, अगर वो मार्केट की नीड के अकॉर्डिंग नहीं है तो वो नहीं चलने वाले। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि क्या नए इनोवेशंस की अभी इंडिया को जरूरत है, और क्या ऐसी मार्केट की नीड्स हैं जो फाइनेंशियली सस्टेनेबल भी हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं सब इंक्यूबेशन सेंटर्स और हर यूनिवर्सिटी के अंदर मैं चाहता हूँ कि ये डिजाइन थिंकिंग लैब जो व्योम की पाठशाला प्रोवाइड कराता है, अब तक बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ IITs के अंदर हमने शुरू किया है और हम कोशिश करेंगे कि आगे भी हम शुरू करते रहें, और जितने कॉलेजेस और स्कूल्स हैं वो भी हमसे जुड़ें। शायद वेबसाइट पे भी आप अवेलेबल करा दें तो उससे क्या होगा कि डिजाइन थिंकिंग लैब में यही सिखाया जाता है कि अभी नए फील्ड्स क्या हैं, क्योंकि हर जगह के फील्ड्स भी अलग हैं, हर एरिया के फील्ड्स अलग हैं। लेकिन आने वाले टाइम में इंडिया 4 जगह ग्रो करने वाला है। नंबर 1 एग्री टेक के अंदर करने वाला है, एग्री बिजनेसेस के अंदर मैं बोलूँगा कि नाबार्ड का बहुत अच्छा रोल होगा, और जैविक खेती का एक अच्छा रोल होने वाला है आने वाले समय में। और तीसरा है जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो स्टार्टअप इंडिया है उसके अंदर भी रजिस्टर हुई है नाबार्ड और अबेडा, और जितनी जैविक खेती की गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं इनसे भी जुड़ी है। एग्रीकल्चर के लिए मैं बोल रहा हूँ। दूसरा है जो सबसे बड़ा है एरिया है, वो है डिफेंस, क्योंकि वार्स चलेंगे तो डिफेंस में हर तरीके की जरूरत होगी। फूड प्रोसेसिंग यूनिट से लेके आपका रेडार सिस्टम, लिडार सिस्टम, और क्योंकि जब युद्ध चलता है तो हर चीज की जरूरत होती है। तो जितना भी सप्लाई चेन इंडिया का मजबूत होगा, आपको किन किन फील्ड्स के अंदर, अभी देखिए ड्रोन टेक्नोलॉजी, जब तक यूक्रेन में वॉर नहीं शुरू हुआ था, यूक्रेन के पास 2 से 4 ड्रोन कंपनीज थी। आज की डेट में वहाँ हजारों से ज़्यादा कंपनीज ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग हो गई हैं। सेम इंडिया में था, जब तक इंडिया पाकिस्तान का वॉर नहीं था तो 5 से 6 कंपनीज थी। आज की डेट में 1000 से ऊपर जाने वाली हैं कंपनीज ड्रोन में। सेम चीज़ खाली ड्रोन के लिए नहीं कह रहा हूँ, AI इनेबल्ड ट्रैकिंग सिस्टम है, सर्विलेंस सिस्टम है, ये सारे सिस्टम सब शुरू हो जाएंगे। तो AI आने वाले टाइम में, AI इन डिफेंस, AI इन रेलवेज, AI इन मेट्रो, तो ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं। लाखों प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं, ओशियन है प्रोजेक्ट्स का। लेकिन हम बच्चों को उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाना शुरू करें। यूनिवर्सिटीज़ को विशेष ख्याल रखना होगा कि बच्चे को जिस स्किल में आगे जाना चाहता है उसको उसी फील्ड में कैटर करे, उसी फील्ड की जितनी स्कीम्स हैं उसी के अंदर उनको एनरोल कराए, उसी के मेंटोर्स पकड़े और उसी का मार्केट रिसर्च करे। और ये भी ध्यान कर ले कि आने वाले 5 साल तक है क्या हमारा प्रोजेक्शन रहेगा, और इन 5 साल में नए बिजनेस एक्सपेंशंस को भी ध्यान करें। क्योंकि यदि आप केवल सिंगल बिजनेस एक्सपेंशन पे जाएंगे तो फिर क्या होगा, 5-10 साल बाद फिर आपको कुछ नया सोचना होगा। तो नई नई चीज़ों पे जब भी फोकस हो सकता है कि जब इंक्यूबेशन सेंटर्स बहुत अपग्रेड हों, यूनिवर्सिटीज़ बहुत अपग्रेड हों, हमारे स्कूल्स अपग्रेड हों, और जो एक मेंटेलिटी है कि या हम कर सकते हैं जैसे व्योम की पाठशाला है और भी स्टार्टअप इंडिया है, इन्वेस्ट इंडिया, इन सबसे मेंटरिंग लें। जो बच्चे हैं कम से कम एनरोल कर लें, तो शॉर्ट टर्म कोर्सेज हमने लॉन्च किए, उससे वो अपनी स्कीम्स का पता लगा सकते हैं। और जैसे एग्रीकल्चर के अंदर बहुत स्कीम्स हैं, मैंने डिफेंस के अंदर बहुत स्कीम्स बताई, रेलवे के अंदर बताई, मेट्रो के अंदर बताई, हेल्थ केयर के अंदर बताई, स्किलिंग इंडस्ट्री के अंदर बताई। तो हमने अर्निंग मॉड्यूल्स निकाले इन सभी के अंदर। आप उन अर्निंग मॉड्यूल्स पे, वो अवेलेबल नहीं हम कर सकते हैं पब्लिकली, आप मेंटोर्स चुनिए, आप केवल डाल दीजिए एग्रीकल्चर, स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ केयर, तो वो मेंटोर्स आपको बताएंगे कि आने वाले टाइम में कम से कम अभी जो प्रोजेक्ट्स मुझे लग रहे हैं वो कम से कम भी 4 से 5 लाख प्रोजेक्ट्स हैं इन्हीं एरियाज के अंदर, जिनके अंदर यदि हम काम करें तो नेक्स्ट 10 ईयर्स तक हम सस्टेनेबल रह सकते हैं। तो मैंने बताया 5 एरियाज मैंने आपको बताए, एग्रीकल्चर, डिफेंस, रेलवेज, मेट्रोज, हेल्थ केयर और स्किल। ये बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें हम काम कर सकते हैं। आपने बहुत अच्छा बताया किस किस स्किल्स में हमें जाना चाहिए, क्या सबसेट्स हमारे हैं जिनके अंदर हम जा सकते हैं अपना बिजनेस सस्टेनेबल बनाने के लिए, अपना स्टार्टअप सस्टेनेबल बनाने के लिए। आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी पॉडकास्ट में आने के लिए। और आपको मैं बता दूं, व्योम की पाठशाला के अंदर जैसे कि हमने पहले आपको प्रॉमिस किया था कि रोड मैप्स आ रहे थे, कोर्सेज लॉन्च हो रहे थे, तो ये सारी चीज़ें आपको व्योम की पाठशाला पर मिलेंगी यूट्यूब चैनल पे। नए नए कोर्सेज जैसे कि AI है, ML है, साइबर सिक्योरिटी है,
और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे C++, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के भी आपको कोर्सेज मिल रहे थे। आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे। जुड़े रहिए व्योम की पाठशाला के साथ। और आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।